आइए समझते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। इसके लिए पहले हम एक प्रयोग करते हैं। हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और इसमें जिंक मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसमें जिंक मिलाया, कुछ बुलबुले बनने लगते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए एक और प्रयोग करते हैं और इस बार हम उसी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैग्नीशियम मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हमें फिर से बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार अभिक्रिया पहले की तुलना में बहुत तेजी से हो रही है। यदि हम दोनों की तुलना करें तो मैग्नीशियम की अम्ल के साथ अभिक्रिया स्पष्ट रूप से अधिक तेजी से होती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे समझते हैं। तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो चूंकि जिंक हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जिससे हमें जिंक क्लोराइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती है। इसलिए हमें जो बुलबुले दिखाई देते हैं वह वास्तव में हाइड्रोजन गैस है। अब अभिक्रिया का यह समीकरण संतुलित नहीं है और यदि हम यहाँ 2 रख दें तो यह समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक की तरह मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है। इसका मतलब यहाँ जो भी बुलबुले हमें दिखाई दे रहे हैं वह वास्तव में हाइड्रोजन गैस है। तो इन दोनों प्रयोगों से हमें पता चलता है कि जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें सामान्यतः उस धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसके अपवाद भी हैं। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि कॉपर की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या मिलेगा, आपको लग सकता है कि कॉपर भी जिंक और मैग्नीशियम की तरह अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन वास्तव में कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसका कारण यह है कि कॉपर हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए यह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे याद रखा जाए कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो इसे समझने के लिए हम आगे के किसी वीडियो में सक्रियता श्रेणी के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल यह ध्यान रखें कि कुछ धातुएं अपवाद होती हैं और अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इस तरह का एक अन्य अपवाद नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया भी है, क्योंकि अधिकतर धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तब हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसलिए धातु से अभिक्रिया होने पर यह निकलने वाले हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे हमें जल का अणु मिलता है। इसलिए ज़्यादातर मामलों में हमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। तो इस प्रकार सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता और इसके अपवाद भी हैं।